नमस्कार है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। इतिहास में पाठ हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। तो इससे पूर्व जो हम आज का बिंदु जो पढ़ेंगे अध्ययन बिंदु गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ। तो इससे पूर्व जो हमने बिंदु पढ़ा था वो था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन में हमने जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया और बंगाल विभाजन के बाद वो कौन सी परिस्थितियां रही जिसके कारण जो है पुनः बंगाल विभाजन में बंग भंग विरोधी आंदोलन चला और अंततः जो है अंग्रेज सरकार को जो बंगाल विभाजन किया गया था 1911 में ये आंदोलन या कह सकते हैं ये विभाजन है वो रद्द करना पड़ा। अब उसके आगे का अध्ययन बिंदु है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 122 पे दिया गया है। तो हम उस अध्ययन बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं कि गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ। देखिए कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गर्मपंथी और नरमपंथी। तो नरमपंथी और गर्मपंथी क्या है, वो दोनों कांग्रेस के दो दल थे, नरमपंथी और गर्मपंथी। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए नरमपंथी जो थे वो उदारवादी रवैये के आधार पे है, वो जो है अंग्रेज सरकार के बीच में अपनी एक छवि बनाना चाहते थे। और वही गर्मपंथी है जो ऐसे लोग थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने जो सीधे तौर पे जो है विरोध दर्ज करवा के जो है अंग्रेज सरकार से अपने अधिकार लेना चाहते थे। तो हम पढ़ते हैं गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच की जो है मतभेद था उसके कारण। गर्मपंथी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रखकर इसे देश के अन्य भागों में भी पहुंचाना चाहते थे। उस दौरान जब बंगाल विभाजन हो चुका था उस समय बहुत सारी जो है इस बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चला और इसमें जो है स्वदेशी अपनाओ और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो ये आंदोलन चला था। और इस आंदोलन को वो चाहते थे, गर्मपंथी दल के सदस्य ये चाहते थे कि ये सिर्फ बंगाल के क्षेत्र में सीमित न रखकर बल्कि संपूर्ण देश के अन्य भागों में ये पहुँचे, जबकि नरमपंथी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। नरमपंथी जो है वो उदारवादी रवैया अपनाते हुए चलते थे और उनका कहना था कि अंग्रेज सरकार को नाराज नहीं करना चाहिए, इसके कारण वो बंगाल विभाजन को यहीं तक बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, या इस प्रकार से जो ये आंदोलन हो रहा था वो बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। 1906 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर भी विवाद हो गया। अब इसमें गर्मपंथी दल के जो नेता थे वो लाल बाल पाल थे, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, तो ये तीन नेता थे। तो यहाँ पर ये तीन प्रमुख नेता थे गर्मपंथी दल के। तो गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे जो उनके नेता थे, और दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष चुन लिए जाने से विवाद उस समय समाप्त हो गया। गर्मपंथियों के प्रयास से कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन या बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव भी पारित हुए। देखिए यहाँ पे जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था उस दौरान जो गर्मपंथी दल के सदस्य थे वो ये चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को इसका जो है अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन बाद में जो है दादा भाई नौरोजी को जब अध्यक्ष बना दिया गया तो बाद में ये जो है शांतिपूर्ण समझौता हो गया। और उसके बाद जो है प्रस्ताव है वो पारित हुए, जिसमें अधिवेशन में ये जो इसकी बैठक हुई थी कलकत्ता में 1906 में, इस अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव है वो पारित हुए। अब है स्वदेशी आंदोलन। देखिए ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन क्या था। बंग भंग को लेकर हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप, ये एक तरह से हम प्रभाव कह सकते हैं बंगाल विभाजन के बाद या जो आंदोलन हुए थे उसके, तो परिणाम स्वरूप बहिष्कार एवं स्वदेशी भारतीयों के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शक्तिशाली हथियार बन गए। और यानी स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ और जो है विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, और इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज सरकार का विरोध करने की ठानी। बम्बई, मद्रास और उत्तर भारत में स्वदेशी अपनाने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आंदोलन हुआ, यानी शिक्षा नीति को भी भारतीयकरण के अनुसार ही अपनाया जाए। स्वदेशी आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक स्वयंसेवी संगठनों एवं जन समितियों का गठन भी किया गया। विदेशी कपड़े, चीनी, नमक आदि का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, चीनी का बहिष्कार किया गया, नमक चूँकि इसके ऊपर कर अधिक मात्रा में अंग्रेज सरकार ने लगा रखा था उसका जो है बहिष्कार किया गया। विदेशी माल की दुकानों पर धरना दिया गया, यानी जो भी भारतीय थे या जो भी विदेशी माल अगर बेचते थे तो उसका भी बहिष्कार किया गया।
विदेशी माल की दुकानों के मालिकों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी। यहाँ पे भारतीय इन दलों के द्वारा जो है विदेशी स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, इसमें स्वदेशी अपनाओ और विदेशी बहिष्कार के तहत विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी वस्तुओं को खरीदने वालों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए कहा गया कि उनके साथ कोई भी खान पान न रखें और ना ही उनका कोई काम न करें। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, इसके साथ नहीं थे और विदेशी अपना रहे थे, उनके लिए भी नए नियम बनाए गए कि उनका साथ कोई किसी भी प्रकार का सामाजिक व्यवहार न हो, बल्कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए और उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार न रखा जाए। एवं कि उनके साथ कोई भी खान पान न रखें, यानी उठक बैठक न हो, और साथ में नाई को उनके बाल काटने के अधिकारों को भी मना कर दिया। लोगों को सरकारी अवैतनिक पदों से इस्तीफा देने एवं काउंसिलों से इस्तीफा देने को कहा गया कि इस आंदोलन के जरिए कि जो लोग सरकारी पदों पर आसीन थे उनको भी जो है प्रोत्साहित किया गया कि वो अंग्रेजी सरकार के जो पद है उन पदों से वो इस्तीफा दे दे, और काउंसिलों से इस्तीफा देने को कहा गया। जनसभाओं में लोगों को स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं के उपयोग की शपथ भी दिलाई गई। स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं की, यानी भारतीय वस्तुओं को ही अपनाएंगे और उसी को वो अपनाकर भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे और अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति का बहिष्कार करेंगे। 1906 में ईस्वी तक स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में फैल गया। ये इस आंदोलन की तीव्रता थी कि ये आंदोलन जो शुरू हुआ था और बंगाल से शुरू हुआ था, लेकिन ये आंदोलन संपूर्ण भारत में शीघ्र ही फैल गया। बम्बई प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक एवं S.M. परांजपे ने किया था। यानी बम्बई या कह सकते हैं महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक इसके अग्रणी गरम दल के नेता थे और इसके साथ इनका साथ दिया था S.M. परांजपे ने। पंजाब में जयपाल गंगाराम आर्य समाज के चंद्रिका दत्त और मुंशीराम, जो कि बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में इन सब लोगों ने अपना सहयोग दिया। आदि ने नेतृत्व किया और मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व सुब्रमण्यम अय्यर, P. आनंद चालू एवं T.M. नायर जैसे प्रमुख नेताओं ने किया। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आत्मनिर्भरता थी। अब इस आंदोलन के तहत जो आंदोलन चलाना था इसमें आत्मनिर्भरता, क्योंकि आत्मनिर्भरता यानी स्वदेशी जब अपनाएंगे तो जो है भारतीय हथकरघा उद्योग, शिल्पकारी उद्योग, दस्तकारी उद्योग है, इन उद्योगों को या इन लोगों को है रोजगार मिलेगा और पुनः भारतीय उद्योग है वो चल पड़ेंगे। अनेक कपड़ा मिलें, हैंडलूम उद्योग, राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों की स्थापना हुई इसके चलते, और P.C. राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना वो की। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में दिसंबर 1905 में बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो आयोजित हुआ। इसी वर्ष यहाँ पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर यह अधिवेशन हुआ। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश माल की खपत में बहुत कमी आ गई। यानी यहाँ पर ये जो स्वदेशी आंदोलन चला, इस आंदोलन के दौरान इसका प्रभाव बहुत ही जो है पॉजिटिव या कह सकते हैं सकारात्मक रहा, जिसके कारण जो ब्रिटिश माल जो यहाँ भारतीय बाजारों में बिक रहा था और इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर ब्रिटिश जो है सामान को खरीदने में लोगों में जागृति आई और उन्होंने इसके कारण है ब्रिटिश सामान की खरीदारी है वो बहुत कमज़ोर हो गई या कम पड़ गई, और इस प्रकार से जो है विदेशी माल की खपत में बहुत ज़्यादा कमी आई। राष्ट्रवादी साहित्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। वहीं लोगों की जन जागृति के लिए या लोगों को जगाने के लिए, लोगों की सोच को विकसित करने के लिए राष्ट्रवादी साहित्य और पत्रकारिता का विकास भी हुआ। यानी जो है लेख छपने लगे और लेखों में कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रवादी साहित्य है वो छपने लगे और इस प्रकार से इसका विकास हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, D.L. राय आदि ने देशभक्ति के गीत लिखकर राष्ट्रीय भावना का विकास किया। इस आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का नारा दिया गया, यानी भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाने की बात की गई। बंगाल के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्कूल भी स्थापित किए गए, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित विद्यालय खोले गए। कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज खोला गया जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बने, जो कि महान दार्शनिक माने जाते हैं, बंगाली थे ये भी, तो अरविंद घोष इसके प्राचार्य बने। राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना का निर्णय भी लिया गया कि अब यहाँ पर भारतीय साहित्य और वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा जो है यहाँ पे छात्रों को दी जाए, और इसके लिए शिक्षा परिषद की स्थापना का निर्णय लिया गया कि ऐसी स्थापना की जाए।
युवाओं एवं महिलाओं ने इस आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया, यानी युवा और महिलाएं भी यहाँ पे पीछे नहीं रही है, बल्कि उन्होंने भी यहाँ पे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। महिलाएं सक्रियता के साथ जुलूसों और धरनों में सम्मिलित हुई। वाजिद हुसैन, अब्दुल गफ्फूर, लियाकत हुसैन आदि कई मुस्लिम नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। हिंदू मुस्लिम दोनों ही लोग हैं इसमें शामिल थे इस स्वदेशी आंदोलन में, और सभी ने, महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी ने मिलकर इस स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया। सभी ने अपनी बराबरी की सहभागिता इस आंदोलन के अंदर दिखाई। स्वदेशी आंदोलन के समय सामाजिक उत्थान के कार्य भी किए गए, यानी समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके विकास हेतु भी कार्य इस आंदोलन के दौरान किए गए। और अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी संस्था स्वदेशी बांधव समिति द्वारा बारिसाल में गांवों के उत्थान का कार्यक्रम चलाए कि गांवों के अंदर किस प्रकार से विकास किया जाए और गांवों में जो फैली हुई छुआछूत, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जनता को जागृत किया। और उन्होंने इस स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से ये उत्थान का कार्यक्रम चलाया जिसमें छुआछूत यानी जो अस्पृश्यता या भेदभाव वाला वातावरण जो गांव के अंदर मौजूद था उसे दूर करने के लिए, और बाल विवाह यानी छोटी उम्र में जो बच्चे लड़के या लड़कियों की शादी की जाती थी उस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए जनता को यहाँ पर जागृत करने का प्रयास भी किया गया इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज सरकार चिंतित हो रही थी। अब अंग्रेज सरकार यहाँ पे थोड़ी चिंतित हो गई। कारण था कि एक तो यहाँ पे जो नेता लोग थे वो राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ा रहे थे, जनता में जन जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेज सरकार राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिमों को खड़ा करने का प्रयास करने लगी। अंग्रेज सरकार ने हमेशा ही जो है स्वार्थपूर्ण नीति अपनाई है, जिसमें उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को जो है सबसे ज़्यादा कारगर माना है। तो जिसमें उनके अनुसार कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहो तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, और ऐसे में अंग्रेज सरकार है वो अपना हित है वो साधती रहेगी। इसी के चलते उन्होंने अब मुस्लिमों को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा करने के लिए उसने सोचा। और अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य थे उस समय आर्चबोल्ड एवं तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो ने निजी सचिव डनलप स्मिथ के साथ के प्रयास से आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। अब इन्होंने मुसलमानों को इस तरह से भड़काया कि मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो है 1 अक्टूबर 1906 को जिसका नेतृत्व किया था आगा खान, ठीक है, और 36 वीआईपी मुस्लिम नेता उनके साथ है, ये वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इन्होंने मांग की कि प्रतिनिधि संस्थाओं में मुस्लिमों की राजनीतिक महत्व और साम्राज्य की रक्षा में उसकी देन के अनुरूप उनका स्थान भी होना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम हितों की मांग की और उन्होंने कहा कि इस साम्राज्य के अंदर उनकी देन के अनुरूप उनका स्थान भी होना चाहिए, न कि उनके समाज की जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जनसंख्या कम है इसके आधार पर नहीं, बल्कि जनसंख्या में उनका हिस्सा जितना बनता है उस आधार पर उनके हित भी पूरे होने चाहिए। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल के आवेदन की सराहना की और उनकी मांगों को उचित बताया, यानी उन्होंने उचित माना और उन्होंने यथासंभव स्वीकार करने का आश्वासन दिया कि उनको जो ये मांग कर रहे हैं उन मांगों को स्वीकार किया जाएगा और उनके हितों की रक्षा की जाएगी। इस आश्वासन के बाद सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिमों के एक संगठन के निर्माण की पहल की, यानी यहाँ पे मुस्लिम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, या कह सकते हैं उन्होंने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेज सरकार को अपना जो है अपना प्रस्ताव दिया। वहीं अंग्रेज सरकार तो यही चाहती थी कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ मरे और फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने मुसलमानों को जो भी या मुस्लिम जो नेता थे उनका सपोर्ट किया। इस प्रकार से मुस्लिम नेता थे उनको ये लगा कि अंग्रेज सरकार उनके साथ है, उनके सपोर्ट में खड़ी है, और इसी के चलते जो है एक नेता सलीमुल्लाह खां थे, उन्होंने मुस्लिमों के एक संगठन के निर्माण की मांग है वो रखी और इसी के चलते भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब भारतीय मुस्लिम लीग, ये प्रश्न भी आपका आता है 1 से 2 नंबर का, मुस्लिम लीग कब बना है? तो 30 दिसंबर 1906 आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खां ने ढाका के मुस्लिमों की एक सभा में मुस्लिम लीग का गठन किया। सलीमुल्लाह खां जो कि एक नेता थे और उन्होंने ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया और नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में ये जो है बैठक है वो संपन्न हुई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना, मुसलमानों के लिए सुविधाएं प्राप्त करना था। ये कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहती थी। मुस्लिम लीग ने 1905 के बंगाल विभाजन का समर्थन किया और बंग विरोधी जो है एवं बहिष्कार आंदोलन का भी उन्होंने विरोध। तो इस प्रकार से
यहाँ पर 1906 में सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन है वो हुआ। तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है, तो 1906 में। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग है यहाँ पे इस मुस्लिम लीग के नेताओं ने, या जो ये मुस्लिम जो नेता थे, उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया है। उनके अनुसार कि बंगाल 2 भागों में होना चाहिए, जिसमें एक भाग जो मुस्लिम बाहुल्य वाला है वो उनके लिए हितकारी है, और दूसरा उन्होंने बंगाल विरोधी जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन था उसका भी उन्होंने विरोध किया। यानी वो ये जो है इस्लाम के जो नेता थे ये अंग्रेज़ सरकार के साथ खड़े थे, और अंग्रेज़ सरकार यही चाहती थी कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े ताकि जो है उनका हित है वो पूरा होता रहे। तो इस प्रकार ये छोटा सा ही बिंदु था आज का हमारा, जिसमें गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ और मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।